सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पार्ट 4 को लेकर के। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 4 में जो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन बताया था उसके अंतर्गत सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स दैट इज द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये सारी बातें बताते हुए कि मैंने आपके सामने रखी थी बातें। तो आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपके साथ यहाँ पर शेयर करते हैं और हमारे ख्याल से आपको अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर पेश करने जा रहा हूँ वो यही है कि फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट इफ द फोर्स बी जीरो देन एक्सेलरेशन मे और मे नॉट बी जीरो। Newton's first law of motion is the special case of Newton's second law of motion. Option only A, only B, both are correct, none of the above. दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जाना था कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से कि जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्ट्स ऑन इट and it moves in the direction of the force। तो अगर फोर्स जीरो हो जाए तो जैसा कि हमने देखा था कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और अगर फोर्स जीरो हो तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर मे और मे नॉट के बजाय यहाँ पर जो होना चाहिए वो दैट शुड बी के इक्वल टू जीरो होना चाहिए, न कि मे और मे नॉट बी जीरो। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज स्पेशल केस ऑफ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बारे में यही चीज है, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जब फोर्स जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो गया। इसका मतलब है कि जब बॉडी अपने रेस्ट में रहेगी तो रेस्ट में ही रहेगी अगर उसमें कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम न करे या एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए वो बॉडी में कोई भी एक्सेलरेशन शो नहीं हो रहा है। सो द फर्स्ट लॉ इज द स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड लॉ, यानी कि ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द बॉडी मूव्स इन द direction of the force acts on it, impulse equal to change in the momentum. All the three statements are here. A and B is the parts of the second law of motion, and impulse can be deduced from the force equal to mass into change in velocity, that is change in momentum। तो चेंज इन मोमेंटम जब हम कहेंगे तो इम्पल्स इक्वल टू, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसके आधार पर यहाँ पर ऑल आर करेक्ट जो है वो इसका आंसर होगा। तो आइए हम सेकेंड लॉ को एक बार फिर से क्लियर करते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स, जो कि पहला पार्ट था वहाँ पर। और उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसी तरह से जो फॉर्मूला डिराइव किया गया था, ये फोर्स वेरीज अस m इंटू वी माइनस यू बाई टी, वेर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड u इज द इनिशियल वेलोसिटी, t इज द टाइम एंड मास इज द मास ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ द बॉडी और f इक्वल टू फोर्स। इम्पल्स की डेफिनेशन के बाद जहां तक है तो वो हम लोग आएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि इम्पल्स क्या है। इम्पल्स इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जब बात करेंगे हम, तो ये हमको मिल जाएगा कि चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। तो यानी कि जब किसी बॉडी पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक फोर्स लगाया जाता है तो वहाँ पर चेंज इन मोमेंटम होता है। चेंज इन मोमेंटम में क्या होता है वो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे। इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में यानी कि जो F इक्वल टू m
v माइनस यू बाई टी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, वहाँ से हम लोग डिराइव कर सकते हैं। और इसलिए जब t को ले जाएंगे तो f इंटू टी हो गया। तो f इंटू टी यही है आपका इम्पल्स, यही है इम्पल्स। और इसका SI यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, और इसको न्यूटन सेकेंड भी कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ वेट, मास, क्वांटिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा। ये कैसे होगा, ये आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा कि मोमेंटम रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज। जी हाँ, क्वांटिटी ऑफ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज, यानी कि मास तो हर बॉडी में होती है, लेकिन मोशन हर बॉडी में होगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। और जब मोशन होगी तभी मोमेंटम होगा, जब मोशन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि मोमेंटम शो नहीं करेगा। तो यानी कि मोमेंटम को हम लोग ये भी कह सकते हैं कि मास इन मोशन, कोई मास है जो कि मोशन में है। जी हाँ, तो ये इसलिए क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैविंग सेम रेडियस आर रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट h in vacuum. The time taken by both of them to reach the ground unequal, exactly equal, roughly equal 0. तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा exactly equal। तो वो कैसे होगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको पूरा करके। और ये है कि यहाँ पर जो है m है मास ऑफ द अर्थ, और मास ऑफ द बॉल, आयरन बॉल जो है वो m1 है, रेडियस r है, और द मास ऑफ द अदर बॉल जिसका ये m2 है। तो पहले केस में आयरन बॉल के केस में के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो इस फॉर्मूला के तहत होगा, जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं। जब ये फॉर्मूला G इंटू M इंटू M1 बाई आर स्क्वायर, G यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और कैपिटल M जो है मास ऑफ द अर्थ है, और M1 जो है मास ऑफ द आयरन बॉल, और आर उसका रेडियस हो गया। तो ये जब फोर्स हो गया तो फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं, फोर्स इक्वल टू ma होता है। इसलिए एक्सेलरेशन हम जो निकालेंगे F1 बाई M1, F1 बाई M1 निकालेंगे तो ये जब इसको रिजोल्व करेंगे तो हमको Gm बाई आर स्क्वायर होगा। इसी तरह से दूसरे बॉल के केस में भी हम जब देखेंगे यहाँ पर भी F2 बाई M2 हो जाएगा, और फिर जब इसको रिजोल्व करेंगे तो Gm बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन, जो फर्स्ट केस में भी एक्सेलरेशन Gm बाई आर स्क्वायर, और सेकेंड केस में भी एक्सेलरेशन Gm बाई आर स्क्वायर है। तो ऐसे में बोथ ऑफ द बॉडीज हैव सेम एक्सेलरेशन। अब आइए, हम लोग जानते हैं कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, और ऐसे केस में जब u 0 हो जाएगा, जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, यानी कि जब हम छोड़ रहे हैं ऊपर से तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो t का जो वैल्यू होगा जब इसको रिजोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा √2s बाई a। जैसा कि हम जानते हैं जो हाइट है वो s है, यानी कि h है, और एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, यानी हाइट भी सेम और एक्सेलरेशन भी सेम, तो टाइम भी दोनों का जो लगेगा वो सेम लगेगा। इसलिए दोनों बॉडी एग्जैक्टली सेम टाइम में नीचे ज़मीन पर पहुंचेगी। हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर पाऊँ। नेक्स्ट हम लोग आते हैं और वो देखते हैं 5वां क्वेश्चन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, प्रेशर, इम्पल्स, ऑल ऑफ द अबव। ये भी आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही डेफिनेशन है, यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो यहाँ पर जो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, फोर्स होगा। जी हाँ, और यहाँ पर देख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी टाइम रेट मतलब टाइम नीचे है इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ये यहाँ पर फोर्स का डेफिनेशन है। तो ये हमारे ख्याल से आपको बात समझ में आ ही गई होगी, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स।
तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब भी। जी हाँ, और इसका नेक्स्ट जो आएगा आपका पार्ट 5 के लिए भी, जहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी उसमें होंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।